नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ अतिकरणीय हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो कि हैं रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। रचित जी, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, बेसिकली 80G और 12A लाइसेंस होता क्या है और किसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, बेसिकली हर एक एनजीओ जो कि एज अ ट्रस्ट काम कर रही है या फिर सोसाइटी की तरह काम कर रही है या फिर सेक्शन 8 के माध्यम से वर्क कर रही है, उसको 80G और 12A के लाइसेंस इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने जरूरी होते हैं। बेसिकली क्या होता है, 80G लाइसेंस क्या होता है, जो भी आपको डोनेशन दे रहा है, एक सपोज एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसको अगर कोई डोनेशन मिल रही है तो वो टैक्स से एग्जेम्पशन कैसे होगी? तो उसके बाद जब तक 80G का लाइसेंस नहीं होगा तब तक सामने वाली पार्टी जो आपको क्या दे रही है, डोनेशन दे रही है, तब तक वो आपसे टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं ले सकते जब तक आपके पास 80G का लाइसेंस नहीं। ऐसे ही 12A का लाइसेंस होता है। सपोज उस डोनेशन से आपके अकाउंट में रिसिप्ट आई, पैसा क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट होने से क्या होगा, एंट्री होगी, यानी कि एक तरीके से आपकी सरप्लस इनकम हुई। अगर आपके पास 12A का लाइसेंस नहीं है तो उस सरप्लस इनकम के ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास 12A का लाइसेंस है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास 12A का लाइसेंस है। तो बेसिकली ये इनका फंडा है 80G 12A लाइसेंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में बिना इसके आप वर्किंग नहीं कर सकते हो कोई भी एनजीओ। चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 हो, उनको कोई 80G और भी सर, 12A कोई भी, लेना सबको जरूरी है। 80G 12A का लाइसेंस लेना आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। तो थोड़ा मुझे ये भी बताइए कि किस किस तरीके के लोगों को या किस किस तरीके के एनजीओज को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो हमने ये बात करी थी कि हाँ जी होता क्या है, अब हम ये बात करेंगे कि हाँ जी बेसिकली इनकी देखिए, रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, मैं वो बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, देखो, तीन तरीके की मेजरली वर्किंग कर रही हैं आजकल एनजीओ: ट्रस्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट, और आपका सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो कि सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। आजकल सेक्शन 8 कंपनी में एक ये बेनिफिट मिल जाता है आपको, जल्दी इस तरीके के लाइसेंसेस मिल जाते हैं, जैसे कि FCRA, 80G 12A, CSR के लाइसेंसेस जल्दी सेक्शन 8 में मिल जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट कंसेप्ट है सेक्शन 8, पूरा डिजिटलाइज्ड कंसेप्ट है सेक्शन 8। तो बेसिकली इन तीन ही एंटिटीज को रिक्वायरमेंट रहती है, और साथ साथ जिसका बिजनेस या फिर जो भी कह लो एनजीओ, जो भी समाज सेवा होती है, जिसका वर्किंग कैसी है, रिसीविंग करने की है, यानी कि जो कि डोनेशन के माध्यम से अपनी वर्किंग चला रहे हैं। एक एनजीओ भी दो तरह की हैं आजकल, एक जो बिजनेस भी कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं। अब कुछ एनजीओ ऐसी होती है जो कि सिर्फ क्राउड फंडिंग बेस पे रहती है, यानी कि सिर्फ इकट्ठा करती है पैसा, पूल बनाती है, उस पैसे से लोगों की भलाई करती है। तो ऐसे लोगों को लेना बहुत जरूरी है 80G 12 में, जो कि फंड लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, छोटी छोटी रिसिप्ट ले रहे हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए। तो उन लोगों को तो बहुत जरूरी है 80G 12 लेना, तभी उनका जो मोटिव है वो पूरा हो पाएगा। वरना डोनेशन ऐसे कोई क्यों देगा आपको जब तक उनको टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगी। अच्छा, आप काम कर रहे हो, ठीक है, समझ गए हम बात, बट उसी को तो मिलेगा जब तक आप थोड़ी टैक्स की रिबेट भी तो मिले हमको इनकम टैक्स में। अपने लाइस जो हम आपको डोनेशन दे देंगे, 1 लाख रुपए अगर हमने आपको डोनेशन दी, अगर हमें उससे कुछ मिलेगा ही नहीं फायदा, तो हम क्यों डोनेशन देंगे? तो इसमें गवर्नमेंट ने इसलिए 80G 12 का कंसेप्ट लाई थी कि जिससे कि दोनों को ही बेनिफिट मिले, जो दे रहा है उसको बेनिफिट मिले, जो ले रहा है उसको बेनिफिट मिले, और जो ले रहा है वो समाज को बेनिफिट दे। इसलिए सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ का कंसेप्ट लाया गया है सोसाइटी के अंदर। ओके। जो जगहों पर गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है, ऐसी सेक्शन 8 कंपनी या फिर एनजीओ अगर पहुंचेंगी तो उनको इसलिए सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे सपोज अगर मैं अगर एक सेक्शन 8 एनजीओ हूँ या ट्रस्ट बना के एक एनजीओ के फॉर्म में काम कर रहा हूँ या सोसाइटी के फॉर्म में एक एनजीओ के फॉर्म में काम कर रहा हूँ, अगर मैं ये ले लेता हूँ जो 80G है, ये 12AA है, तो इसका मेनली प्रोसेस घूमता कैसे है? मतलब अगर बात करूं कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपकी सपोज सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी अभी आपकी नई नई रजिस्टर हुई है सपोज 2022 के अंदर, तो आप विद इन 1 मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर 12A एंड 80G। ये दोनों लाइसेंसेस आप अपना इनकम टैक्स पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन खुद लॉग इन करके एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ ये लाइसेंसेस आ जाते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका आ जाता है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। उसके बाद जाके आपको उसका मेन रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जो कि जिसकी वैलिडिटी होती है 5 साल। पहले इसकी क्या होता था, कोई भी वैलिडिटी नहीं होती थी। पहले सेक्शन 8 कंपनीज इंजॉय करती थी, पूरे टाइम आपको एक बार लाइसेंस मिल गया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो जाएगी। बट अब भाई ऐसी कंपनीज क्या करती है, फिर घुमाती है पैसा। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल की कर दी।
और जो नई पहली बार एनजीओ अपने आप को एनरोल कराने जाएगी 80G12 के अंदर, उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा 3 साल का, जिसको आपको 6 महीने के अंदर, मतलब जो 3 साल आपका सपोज पीरियड 6 महीने होने वाले हैं, 3 साल को पीरियड, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो कि 3 साल के लिए गवर्नमेंट आजकल दे रही है, और उसके बेनिफिट्स भी उतने ही होते हैं जो कि एक फुल्ली फ्लेज्ड रजिस्ट्रेशन के होते हैं। अब आपने 3 साल और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे काम करना है, प्रॉपर आपने डोनेशन लेनी है, उसको मेंटेन करना है, साथ ही साथ जो आप डोनेशन ले रहे हैं, आपको जो भी आपको डोनेशन दे रहा है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डिटेल्स आपको एक शीट में मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो इस तरीके के इसके अंदर पूरा प्रोसेस रहता है। मतलब 80G12A की भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, 31 मई उसकी लास्ट डेट होती है, हर फाइनेंशियल ईयर जैसी क्लोज होता है 31 मार्च को, आपको अपना 31 मई तक उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि इस बंदे से हमने डोनेशन ली है, ये इसका पैन कार्ड है, तभी तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है गवर्नमेंट ने। सपोज आप पीपीएफ में पैसा डाल दो 1.5 लाख रुपए, तो सब पैन कार्ड से लिंक है, तो पीपीएफ की डोनेशन अपने आप ही सेक्शन 80C से 80U के अंदर आपको शो हो जाती है। वैसे ही इसके अंदर भी 80G के अंदर 50% ऑफ योर टोटल कंट्रीब्यूशन शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आपकी सामने वाली पार्टी जिसे आप डोनेशन दे रहे हो वो रिटर्न फाइल करेगी अपनी। तो मुझे ये इसका सारा प्रोसीजर है। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे सपोज कई कंपनीज के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है जब वो 80G12A लेते हैं कि उनको लाइफ टाइम के लिए मिल गया, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं, अब लाइफ टाइम का कंसेप्ट खत्म कर दिया गौरव जी। पहले होता था लाइफ टाइम का कंसेप्ट, 2020 में निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं करंट में, उन्होंने अमेंडमेंट लाया था इनकम टैक्स के लॉज के अंदर 12 और 80G के अंदर, और साथ ही साथ एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 12AB करके। तो जितने भी एग्जिस्टिंग एंटिटीज थी उनको अपने आप को उस टाइम पे एनरोल कराना था अंडर 12AB, तो कन्वर्ट कराना था जितनी भी पुरानी थी, तो उनका ऑटोमेटिकली वो 5 साल की लाइसेंस हो गया था। फिर अब हर 5 साल में उनको फुल्ली फ्लैश दोबारा 80G12A की अपनी लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। थोड़ा सा मुझे CSR और नीति आयोग के बारे में बताइए, कैसे वो डिफरेंट है 12A 80G से, और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उनमें, और किस तरीके से लिया जा सकता है। देखिए, बेनिफिट कुछ खास नहीं है 80G12A का, जो वो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है 80G12A, बट CSR एक सिंपल एक आपके लिए एक विंडो खोल देता है कि आप जो है कॉर्पोरेट से डोनेशन ले सकते हैं। अगर आप पे CSR का लाइसेंस है, आपकी सेक्शन 8 कंपनी है या ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उसने CSR ले रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ऐसी कंपनी से डोनेशन लेने के लिए जो कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट कवर होती हैं, जैसे कि जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, नेटवर्थ 500 करोड़ है और टर्नओवर 1000 करोड़ है पिछले साल में, तो उनको 2% अपने नेट प्रॉफिट का ऐसी ही एनजीओस को जिनके पास CSR का लाइसेंस है उनको देना पड़ता है, अपना 2% का पूरा जो भी बनाई होती है अपने नेटवर्थ का, नेट प्रॉफिट का 2% देना पड़ता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, जिसके पास CSR होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। आप बेसिकली बस अप्रोच कर सकते हो ऐसी एनजीओस के, ऐसी कंपनीज के पास। और नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है बेसिकली एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दिया है जिसको जो जरूरतमंद लोगों और अपनी ऐसी एनजीओ जो कि वर्क करती है उनके बीच में एक माध्यम है सिंपल। तो इस तरीके प्रोजेक्ट्स नीति आयोग में निकलते रहते हैं, तो नीति आयोग का भी रजिस्ट्रेशन आजकल लोग ले लेते हैं इसी तरीके से। और साथ से FCRA लेने के लिए भी आपको नीति आयोग की रिक्वायरमेंट रहेगी। FCRA के लिए प्रोसेस के लिए नीति आयोग आपको जरूरी है लेना। तो एक चीज और पूछूंगा, जैसे सपोज हमने एक नई सेक्शन 8 कंपनी बनाई, ये एक नई एनजीओ बनाई, संगठित करी, तो उसके कितने दिनों बाद हमको 80G और 12A मिल सकता है, या हम अप्लाई कर सकते हैं? विद इन 1 मंथ आप अप्लाई करवा दीजिए 80G12A। कंपनी बनी, आपने सबसे पहले अपना करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट खोलने के बाद आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी को बोलना है हमारा फॉर्म ING20A फाइल करें, जो कि कैपिटल का फॉर्म होता है, जो कि 90% आजकल लोग फॉर्म ही फाइल नहीं कराते हैं और आखिरी में पेनल्टी पे करते हैं, है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले 80G12A से पहले अपनी ये कंप्लायंसेस, ROC के कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। पेड अप कैपिटल का फॉर्म फाइल करना है, उसके बाद आप अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 80G12A के लिए इनकम टैक्स पे अपना लॉगिन ID क्रिएट करके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, जैसे CSR है, नीति आयोग है, इसके अलावा भी कोई चीज है जो हमें मतलब सोचनी चाहिए? जैसे सपोज जब हम सोर्सिंग करते हैं या फंडिंग लेते हैं एनजीओ के तौर पे कहीं से। देखिए, बेसिकली यही मेजर लाइसेंसेस होते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ऐसे गुमराह नहीं करूंगा कि भाई ये लाइसेंस ले लो, वो लाइसेंस ले लो। बेसिक लाइसेंस लो, ज्यादा लाइसेंस के चक्कर में मत पड़ो, बस अपने आप को रजिस्टर रखो, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए और सिंपल आपका ऐसे बेसिक लाइसेंस होने चाहिए। ज्यादा
दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।